दोस्तों नमस्कार। आज हम फर्स्ट ग्रेड जनरल साइंस के अंतर्गत एक टॉपिक ले रहे हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता को अंग्रेजी में बोलते हैं हेरिडिटी। अब आनुवांशिकता का तात्पर्य क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि कोई भी संतति जब जन्म लेती है, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे में उसके जो माता पिता है उसके गुण भी समावेशित होते हैं। माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनसे जन्म लेने वाली संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आनुवांशिकता। जीवधारियों में जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आनुवांशिकता कहते हैं। तो आनुवांशिकता, अब यहाँ पर ध्यान देना, आनुवांशिकता आपसे पूछी जाए या वंशागति पूछी जाए, वंशागति या आनुवांशिकता जो है वो एक ही बात है। जीवों के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाने की प्रक्रिया होती है उसी को हम आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये क्यों ज़रूरी है, आनुवांशिकता क्यों ज़रूरी है? तो आनुवांशिकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आनुवांशिकता के फलस्वरूप ही जीव में समरूपता बनी रहती है। जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, तो उनमें जो गुणों का स्थानांतरण होता है जिसके कारण उस जीव में समरूपता बनी रहती है, इसीलिए आनुवांशिकता बहुत ज़रूरी होती है। अब आनुवांशिकता के साथ साथ एक और चीज़ आती है कि भिन्नता भी होती है, वेरिएशन जिसे हम बोलते हैं। तो भिन्नता का तात्पर्य क्या है, भिन्नता का मतलब क्या है? देखिए, जब जीवधारियों में पाए जाने वाले जो गुण हैं जो उसके अपने या अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से भिन्न कर देते हैं उसको। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आम जो है आपका, अब आम की एक से अधिक किस्म होती है। जैसे लंगड़ा आम होता है, दशहरी आम होता है या अन्य कोई वैरायटी का आम है। अब उसमें आम का जो गुण है वो तो सभी में है, लेकिन इनके जो अन्य गुण हैं, जैसे कोई गोल आम है, कोई लंबा आम है ना, उनकी बनावट में भिन्नता हो सकती है, उनके टेस्ट में भिन्नता आ जाती है, स्वाद में भिन्नता आ जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं विभिन्नता। जैसे जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे गुण जो उसे अपने या अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से भिन्न कर देते हैं। जाति तो एक ही है, जाति तो क्या है, आम ही है, लेकिन ये आम की अलग अलग जो प्रजाति है उनमें भी भिन्नताएं हैं। तो जो गुणों के कारण भिन्नता हो रही है तो एक ही जाति, लेकिन उसमें भिन्नता अलग अलग हो गई। जैसे आम, लंगड़ा आम, बादामी आम, दशहरी आम, आप देख पाते हो तीनों के स्वाद में, तीनों की बनावट में काफ़ी कुछ अंतर होता है। अब हम मनुष्य की बात कर लेते हैं। तो जैसे मनुष्य जो है एक अपने के जो भारत में भारतीय मनुष्य है, अमेरिका में पाए जाने वाले मनुष्यों को अमेरिकन कहते हैं और अफ्रीका में पाए जाने वाले को अफ्रीकन कहते हैं। तो क्या आपने देखा, अमेरिका के जो व्यक्ति है और भारतीय जो व्यक्ति है उनके बनावट में, उनकी संरचना में, रंग में काफ़ी कुछ अंतर हमको देखने को मिलता है। तो आनुवांशिक गुणों के साथ साथ उनमें भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। अब ये जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता का मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना। भिन्नता का मतलब एक ही प्रजाति के अनेक सदस्यों में जो रंग, रूप, आकार, बनावट आदि को लेकर के जो भिन्नताएं हैं, इन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको बोलते हैं हम आनुवांशिकी। उसको क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी बोलते हैं। तो आनुवांशिकी क्या हो गई, आनुवांशिकी हो गई आनुवांशिकता या वंशागति या विभिन्नता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, आनुवांशिकी। अब देखिएगा, आनुवांशिकता या वंशागति या विभिन्नता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या हो गया, आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं।
अगर मान लीजिए जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे गुण जो उसकी ही जाति के अन्य सदस्यों से भिन्नता प्रकट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विभिन्नता। और ऐसे गुण, ऐसे लक्षण जो पेरेंट्स से, उनके जो जनक है उनसे उनकी संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? आनुवांशिकता। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है, सबसे पहले जो आनुवांशिकता है, तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। आनुवांशिकता का जनक या आनुवांशिकता का जो पिता है आनुवांशिकी के, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक साइंटिस्ट थे जिसने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करके आनुवांशिकी को व्याख्या की थी, आनुवांशिकी को समझाया था। तो याद रहेगा, ये इम्पोर्टेंट बिंदु आपका रहेगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो ये लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, माता पिता से जो लक्षण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक वंशानुगत होते हैं और एक अवंशानुगत होते हैं। वंशानुगत या अवंशानुगत की जब हम बात करें तो वंशानुगत लक्षण कौन से हैं? ये ऐसे लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। जो लक्षण माता पिता से उनकी संतानों में चले जाएंगे उन्हें तो हम बोलेंगे वंशानुगत लक्षण। जैसे किसी के फादर की लंबाई ज़्यादा है, मदर की लंबाई कम है, और उनकी संतान मान लीजिए लंबी हुई, उसकी संतान की लंबाई ज़्यादा जा रही है, तो उस पिता के लक्षण उसमें चले गए। तो एक लंबाई जो लक्षण है वो वंशानुगत है। जैसे रंग, माता पिताओं में एक का रंग काला है, एक का रंग गोरा है, संतान गोरी हुई है या काली हुई है, तो उसके रंग। और अपन कहते भी है, जब बच्चा जन्म लेता है तो हमारे जो नज़दीक रहते हैं वो कहते हैं कि ये इस पर गया है, मतलब उसका रूप, रंग, लंबाई, नाक नक्शा आदि को देख करके हम बता देते हैं कि ये इसकी पीढ़ी में इसके गुण इसको गए हैं। इसका मतलब वो गुण उसके जनक से उस संतति में आ गए। तो ऐसे लक्षणों को बोलते हैं हम वंशानुगत लक्षण। अब देखिए, बहुत सारे बीमारी ऐसी होती है जो माता पिता से किस में चली जाती है? संतानों में भी चली जाती है। जैसे किसी के नीली आँख वाली संतान, तो कहीं ना कहीं उसके पीढ़ी में ऐसा गुण रहा है। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो वंशानुगत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। आगे अगर हम बात करें तो बात आती है दूसरे अवंशागत लक्षण। अवंशागत लक्षण कौन से होते हैं? जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। जैसे ये कोई ज़रूरी है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब ये गुण है लेकिन ये स्थानांतरित नहीं हो रहा पीढ़ी में। वजन है, मान लीजिए पिताजी का वजन ज़्यादा है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, बच्चे का वजन कम हो सकता है। तो वजन, उसका ज्ञान, विवेक, ये कैसे लक्षण हैं? अवंशानुगत लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने को हम वंशानुगति का पिता में कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म हुआ था 1822 में और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने लक्षणों की वंशागति के नियम दिए थे। और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? वही जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना। तो वो कारण होता है डीएनए। डीएनए के माध्यम से ही माता पिता के जो डीएनए हैं वो उनके संतति में स्थानांतरित होते हैं। और डीएनए के ऊपर एक ऐसा कारक पाया जाता है, ऐसे कारक होते हैं, वो कारक ही उन गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जैसे ये डीएनए की एक संरचना होती है तो इस पर छोटे छोटे क्या होते हैं? कारक। इन कारकों को आगे चल के जीन नाम दिया, वो आगे दिया था। जबकि मेंडल ने जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाले जो कारक हैं, वो कारक नाम तो किसने दिया था? मेंडल ने। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका कि आनुवांशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में,
उन किसके कारण होता है, तो कारक के कारण। तो वो कारक किसके द्वारा दिए गए, तो कारक नाम दिया था मेंडल ने, और जॉनसन ने इन कारकों को जीन नाम दिया। तो जीन शब्द तो किसके द्वारा दिया गया है, जॉनसन के द्वारा, और कारक मेंडल के द्वारा। अब ये कारक या जीन डीएनए पर उपस्थित छोटे छोटे खंड होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं जो लक्षणों को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। इन्हीं को हम जीन कहते हैं या इन्हीं को हम कारक कहते हैं। अब ये कारक अलग अलग हो सकते हैं आपके, जैसे एक डीएनए पर ऐसा कारक है जो पादप की लंबाई का जीन है, मतलब वो पादप की लंबाई के लिए बना है। वो कारक किसके लिए बना है, क्योंकि कारक को ही जीन बोला गया, तो जीन बोल दो या कारक बोल दो, तो पादप की लंबाई। अब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो यहाँ पादप की बात होगी, तो वो कारक कौन सा है, पादप की लंबाई के लिए। तो पादप की लंबाई के लिए डीएनए पर जो जीन है, अब लंबाई के लिए दो कारक है, एक लंबा और एक बौना। लंबे को कैपिटल टी से और बौने को स्मॉल टी से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार उस डीएनए पर कोई दूसरा कारक हो सकता है, जैसे बीज के आकार के लिए जीन। बीज के आकार दो प्रकार का हो सकता है, एक गोल राउंड शेप में और एक पिचका हुआ झुर्रीदार। गोल के लिए आर कैपिटल और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। इन्हीं के द्वारा हम पीढ़ी में स्थानांतरित कैसे होते हैं, कैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब ये जो जीन होते हैं डीएनए पर, जो एक कारक होते हैं या हम कह सकते हैं जीन होते हैं, जो अलग अलग कारक के लिए अलग अलग होते हैं, तो ये जीन हमेशा जोड़े में ही काम करते हैं, सिंगल नहीं होता। जैसे ये मान लीजिए माता पिता से ये दो कारक आए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये हो सकता है कि जोड़े के रूप में कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और स्मॉल टी हो सकता है। अब अगर टी है तो लंबा और स्मॉल टी है जोड़े में तो बौना। लेकिन यदि मान लीजिए एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी कारक है, तो यहाँ पर ये देखना है कौन सा प्रभावी कारक जीन है, उसी के लक्षण प्रकट होंगे। अगर दोनों कैपिटल टी है जब तो पौधा लंबा होगा, दोनों स्मॉल टी है तो बौना होगा। लेकिन यदि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन सा है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी कौन सा कारक है, लंबेपन का, तो ये पौधा कैसा होगा, लंबा, मतलब ये कैपिटल टी इसका प्रभावी जीन के ही लक्षण प्रकट होंगे। ऐसे ही आर भी जोड़े में होगा और स्मॉल आर भी जोड़े में होगा। तो इस तरीके से आगे चल के इनमें संकरण के माध्यम से, क्रॉस के माध्यम से जो संतति पीढ़ी होती है, और उसमें इन गुणों का स्थानांतरण किस प्रकार आगे की ओर स्थानांतरित होता है, मेंडल ने किस प्रकार ये प्रयोग को हमको समझाया था, कौन कौन से नियम दिए थे, उनमें जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात क्या था, कौन कौन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से पौधे हमको प्राप्त होंगे, कितने लंबे होंगे, कितने बौने होंगे, कितने शुद्ध होंगे, कितने विशुद्ध होंगे, ये सारी जानकारी मेंडल ने अपने प्रयोग के द्वारा दी। तो अगली वीडियो में हम मेंडल के जो आनुवांशिकता के नियम हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये थी हमारी आनुवांशिकता को लेकर के सामान्य जानकारी। थैंक यू सो मच।